नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की दौड़ से पस्त हो रही बीजेपी की, गुजरात चुनाव में कांग्रेस के पक्के वादे से बढ़ती बीजेपी की बेचैनी की, जानेंगे हिमाचल में बागियों को मनाने में क्यों नाकाम हुए नड्डा, नितिन गडकरी के बयान से क्यों बीजेपी पर उठ रहे हैं सवाल, बात करेंगे तेलंगाना में सीबीआई की एंट्री पर लगे बैन की, पाकिस्तान में इमरान और शहबाज शरीफ के बीच सत्ता की खींचतान की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी देश में महंगाई से मचे हाहाकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती का पीएम मोदी से सवाल, कहां हैं 30,000 नौकरियां? पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद युवाओं को 30,000 नौकरी देने का किया था दावा। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, यूपी के गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में यादवों को किया गया दूर, यादव अधिकारियों को भेजा गया छुट्टी पर, सरनेम यादव तो चुनाव में नहीं लगाई गई ड्यूटी। तिहाड़ जेल प्रशासन पर ईडी का बड़ा आरोप, कहा जेल में मसाज करवा रहे हैं सत्येंद्र जैन, घर से आता है खाना, केस के आरोपियों संग जेल में करते हैं मीटिंग। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने एक राष्ट्र एक चुनाव का किया समर्थन, कहा सरकार के पास 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने का मौका, लेकिन सभी राजनीतिक दलों की हो सहमति। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने आज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 53वें दिन की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तेलंगाना के गोलापल्ली से की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी बच्चों के साथ दौड़ लगाते नजर आए। उनके साथ यात्रा में शामिल सभी कार्यकर्ता और पदयात्री भी दौड़ने लगे। राहुल की दौड़ का ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। तो कैसे राहुल की दौड़ से पस्त दिख रही है बीजेपी, देखते हैं ये रिपोर्ट। कभी बेटियों के साथ खेलना, कभी छोटी बच्चियों को कंधों पर बैठाकर चलना और आज छोटे बच्चों के साथ राहुल का यूं सड़कों पर दौड़ लगाना। ये तस्वीरें देश की जनता में राहुल के लिए एक खास जगह बना रही हैं। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा से एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। हर रोज लोग उनके एक नए व्यक्तित्व से रूबरू हो रहे हैं। आज 53वें दिन की यात्रा में राहुल गांधी ने जब रेस लगाई तो यात्रा में शामिल सभी लोग दौड़ने लगे। आप भी देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें। आज सुबह जब राहुल गांधी यात्रा के लिए निकले तो उससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें राहुल गांधी और जयराम रमेश गुजराती लोकल डांस यानी डांडिया करते नजर आए। इस वीडियो के कैप्शन में जयराम रमेश ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का एक कोट भी लिखा है, आगे की राह के लिए तैयारी करते समय मील के पत्थर का जश्न मनाना याद रखें, नेल्सन मंडेला। राहुल गांधी अपनी यात्रा के हर रोज ऐसा कुछ कर जाते हैं जो उन्हें राजनेताओं की प्रथम श्रेणी में खड़ा कर देता है। राहुल की इन तस्वीरों ने बीजेपी खेमे में डर और बेचैनी को और बढ़ा दिया है। आज की यात्रा की जानकारी देते हुए जयराम रमेश ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के 53वें दिन की शुरुआत गोपालपल्ली में श्री सद्गुरु महर्षि मलयाला स्वामी ललिता अंबिका तपोवन के कैंप साइट से सुबह 5:40 पर ध्वजारोहण के साथ शुरू हुई। बालानगर तक यात्री 13 किलोमीटर चलेंगे। राहुल गांधी पूरे तेलंगाना के नागरिक समाज के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। इससे पहले शनिवार को भी राहुल गांधी ने सबको चौंका दिया था। अपनी पदयात्रा के दौरान कांग्रेस नेता ने तेलंगाना के भद्राचलम में आदिवासी समाज के साथ डांस किया। उन्होंने इसका वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें वो आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ थिरकते नजर आ रहे थे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि हमारे आदिवासी हमारी संस्कृतियों और विविधता के भंडार हैं। आगे कहा कि आदिवासी महिलाओं के साथ कोम्मू कोया लोक नृत्य का आनंद लिया। उनकी कला उनके नृत्यों को व्यक्त करती है, जिनको हमें सीखना और संरक्षित करना चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी आदिवासी टोपी पहने नजर आए थे। भारत जोड़ो यात्रा से आ रही तस्वीरों में राहुल का हर रोज नया अवतार सामने आ जाता है। राहुल के इस अवतार से अब तक पूरा देश अनजान था। राहुल गांधी का ये अंदाज लोगों के दिलों में खास जगह बनाता जा रहा है और यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार गुजरात चुनाव पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। यात्रा के दौरान ही राहुल ने गुजरात की जनता से एक पक्का वादा कर दिया है, लेकिन यह वादा बीजेपी के खोखले वादों पर भारी पड़ सकता है। तो क्या है राहुल का पक्का वादा, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात का सियासी पारा इस वक्त काफी गर्म हो गया है। पीएम मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं।
गुजरात को जीतने के लिए एक बार फिर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और इस बार भी चुनाव प्रचार की कमान पीएम मोदी के हाथ में है। इस बार भी गुजरात में मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी जीतने का ख्वाब देख रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी गुजरात फतह करने के लिए अपना पहला सियासी दांव चल दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अहम मुद्दों को उठाया है। साथ ही उन्होंने जनता से 3 बड़े वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार गुजरात में बनी तो कर्मचारियों को उनका हक दिया जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, कांग्रेस का पक्का वादा, संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल, समय पर प्रमोशन राजस्थान में लागू किया। अब गुजरात में कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। राहुल गांधी के इन वादों ने बीजेपी में खलबली मचा दी है, क्योंकि बीजेपी ने अब तक जो वादे किए वो खोखले साबित हुए हैं। इससे पहले 29 अक्टूबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया था। उन्होंने गुजरात मॉडल को खोखला बताते हुए राजस्थान की तर्ज पर गुजरात में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया है। गहलोत ने संविदा कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया था। उन्होंने दिवाली से ठीक पहले कहा था कि हमने कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए दरवाजे खोलने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले से करीब 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अब राहुल गांधी के पक्के वादे पर जनता कितना भरोसा करती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता देंगे। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राहुल के इस दांव से बीजेपी को गुजरात में बड़ा नुकसान होना तय है। राहुल गांधी के सियासी दांव से बीजेपी परेशान है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की परेशानी कम नहीं हो रही। 68 सीटों वाले हिमाचल में 12 नवंबर को मतदान है, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन भी बीजेपी के बागी नेताओं ने नामांकन वापस नहीं लिया। वो अब भी चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हैं। तो क्या बागियों को मनाने में जेपी नड्डा नाकाम हो गए? हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार काफी तेज हो गया है। 12 नवंबर को मतदान है, जबकि चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल में बीजेपी के लिए काफी चुनौतियां हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य में डेरा डाल लिया है। नड्डा लगातार राज्य में बने हुए हैं, तो वहीं टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के बागी नेता अब भी निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। नाम वापसी की अंतिम तारीख के बाद बीजेपी का अब पूरा जोर चुनाव प्रचार पर है। पार्टी का चुनाव प्रचार तो शुरू हो चुका है, लेकिन उनके तमाम दिग्गज 1 से 10 नवंबर के बीच हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी पहली जनसभा 5 नवंबर को करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह पहले ही अभियान शुरू कर चुके हैं। उनकी अगली सभा 2 नवंबर को होगी। 68 सीटों के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन राज्य में बागी उम्मीदवार भी बीजेपी के लिए मुसीबत बने हैं। हालांकि उन्हें समझाने का काम जारी है। बगावत से जूझ रही बीजेपी में टिकट कटने से ज्यादा नाराजगी टिकट न मिलने को लेकर है। नड्डा लगातार बागी नेताओं को मनाने में जुटे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। धर्मशाला सीट से बीजेपी को राहत मिल गई है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष अनिल चौधरी ने नामांकन वापस ले लिया है, लेकिन किन्नौर सीट से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी को मनाने में नड्डा फेल हो गए हैं। तेजवंत सिंह नेगी ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों से कुल 92 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया। अब 413 उम्मीदवार चुनाव अखाड़े में अपनी जोर आजमाइश करेंगे। नामांकन वापसी के आखिरी दिन के बाद अब चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस अब बड़े बड़े सूरमाओं को चुनावी अखाड़े में उतारेंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी के बागी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। वैसे राज्य में सत्ता विरोधी लहर देखी जा रही है, जिससे बीजेपी की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। बीजेपी के ये बागी कांग्रेस का फायदा करा सकते हैं। राज्य में पहले ही सत्ता विरोधी लहर है, ऐसे में बागियों ने नड्डा की मुश्किलों में इजाफा कर रखा है। इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान भी बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। पार्टी से साइडलाइन हुए नितिन गडकरी अब बेधड़क बयानबाजी करके बीजेपी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। तो अब क्या कहा गडकरी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2 महीने पहले नितिन गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से बाहर कर दिया था। दावा किया गया था कि गडकरी के तीखी बयानबाजी के चलते उन पर ये कार्रवाई की गई है, लेकिन गडकरी के तेवर अभी भी पहले जैसे ही बने हुए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए पार्टी हाईकमान पर निशाना साधा है। गडकरी ने कहा कि मैं दिल्ली गया तो मेरे विचार बदल गए, क्योंकि जिन लोगों को मैं कद्दावर मानता था, जब मैं उनके करीब गया तो मुझे एहसास हुआ कि वो उतने कद्दावर नहीं थे जितना मैंने सोचा था। वो छोटे लोग थे और जिन्हें मैं छोटा समझता था, जब वो उनके करीब गया तो पाया कि वो कद्दावर थे। ये मेरे जीवन का अनुभव रहा है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि गडकरी का ये बयान
पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर है। दूसरी ओर कांग्रेस के जिन नेताओं को वो कमजोर मान रहे थे, आज कांग्रेस ने गडकरी को सोच को बदल दिया है। गडकरी 2014 से ही केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। इसके साथ ही गडकरी ने दिल्ली के पानी की समस्या पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद मुझे दिल्ली में ही रहना पड़ता था, लेकिन दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है, महाराष्ट्र का पानी अच्छा है और मुंबई बहुत अच्छी है। गडकरी 2009 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और 2014 से वो मोदी सरकार में मंत्री हैं। नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। अब भले ही उन्होंने पार्टी के आला नेतृत्व का नाम ना लिया हो, लेकिन इशारा किसकी तरफ है ये सब समझ चुके हैं। इधर तेलंगाना में टीआरएस प्रमुख केसीआर सरकार ने राज्य में सीबीआई के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। यानी अब सीबीआई को किसी भी मामले में जांच के लिए पहले तेलंगाना सरकार की इजाजत लेनी होगी। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में इन दिनों सीबीआई से लेकर ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जहां सीबीआई की नजर दिल्ली सरकार पर है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी भी दूसरे राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई केवल गैर बीजेपी शासित राज्यों में हो रही है। इसे लेकर विपक्षी दल सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस बीच तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के लिए आम सहमति वापस ले ली है। अब सीबीआई राज्य के मामलों की जांच नहीं कर पाएगी। तेलंगाना की गृह सचिव रवि गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि 23 सितंबर 2016 को जो सहमति दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सभी सदस्यों को दी गई थी, उसे वापस लिया जाता है। अब से सीबीआई को जांच करने के लिए हर केस के लिए अलग से तेलंगाना सरकार से सहमति लेनी पड़ेगी। दरअसल मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने के लिए बड़ी रकम की पेशकश करने का आरोप लगाया था। इसके बाद बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। इस बीच बड़ा कदम उठाते हुए केसीआर ने आम सहमति वापस ले ली, जिसके बाद तेलंगाना ऐसा करने वाला 10वां राज्य बन गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आम सहमति वापस ले ली थी। इसके अलावा मार्च 2022 में मेघालय में कॉनराड संगमा की सरकार ने भी सीबीआई से आम सहमति वापस ली थी। अब तेलंगाना सरकार के इस फैसले के बाद राज्य की सियासत गरमाना तय है। तेलंगाना के सीएम केसीआर पहले ही कई बार कह चुके हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां मोदी सरकार के इशारे पर काम करती हैं। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का आजादी मार्च इस्लामाबाद के करीब पहुंच गया है। इसके साथ ही इस बात की आशंका भी जताई जाने लगी है कि सत्ता संघर्ष में एक दूसरे को किनारे लगाने की चल रही होड़ से लोकतंत्र ही ना किनारे लग जाए और सत्ता जनता के नुमाइंदों के हाथों से निकलकर फिर से सेना के हाथों में चली जाए। इमरान खान आजादी मार्च पर निकले हैं। आजादी पाकिस्तान की शहबाज शरीफ से मांगी जा रही है। इमरान के आजादी मार्च में जनता की अच्छी खासी भीड़ भी दिख रही है। पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए इमरान का ये मार्च संकट को और गहरा कर सकता है, जिसके बाद आशंका इस बात की जताई जा रही है कि कहीं सेना ही सत्ता अपने हाथों में ना ले ले। पाकिस्तानी मीडिया हाउस द फ्राइडे टाइम्स ने दावा किया है कि कभी भी पाकिस्तान में ऐसे हालात बन सकते हैं कि सेना सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। पाकिस्तान में फैली आर्थिक उथल-पुथल के चलते महंगाई आसमान छू रही है। लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं और ऊपर से प्रकृति भी पाकिस्तान की परीक्षा ले रही है। इमरान खान भले ही सत्ता से बाहर हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। हाल ही में पाकिस्तान असेंबली की 8 सीटों पर हुए उपचुनावों में उनकी पार्टी पीटीआई ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसी उत्साह में अब वो शहबाज शरीफ की सरकार के साथ ही सेना से भी टकराने को तैयार दिख रहे हैं। इमरान ने शहबाज पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि शहबाज शरीफ सेना के जनरलों की बूट पॉलिश करने वाला है और मैं उससे बात नहीं करता हूं। शहबाज शरीफ गाड़ी की डिग्गी में छिपकर सेना प्रमुख से मिलने जाता था ताकि कोई देख ना ले। मैं अयूब खान डेडी नहीं कहता हूं कि जैसा जुल्फिकार अली भुट्टो कहते थे। मैं नवाज शरीफ नहीं हूं जिसने जनरल जिलानी के घर को बनाया था। इमरान खान का ये सख्त बयान शहबाज शरीफ के उस खुलासे के बाद आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर उनसे बात करनी चाहिए थी। दरअसल पाकिस्तान में जिस तरह से राजनीतिक स्थिति खराब हो रही है, उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी नजर आ रहा है। अगर हालात इसी तरह से खराब होते रहे तो जनता ही सड़कों पर आ जाएगी। ऐसे में स्थिति को संभालने के लिए सेना को सत्ता संभालनी पड़ सकती है और संकेत ये मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाकर सेना सत्ता संभाल सकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई पर मची हाहाकार की।
मोदी सरकार ने दावा किया था कि महामारी के बाद देश के हालात सुधरेंगे, लेकिन मौजूदा हालात सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। जी हां, IPSOS के ताजा सर्वे में खुलासा हुआ है कि देश में हालात कितने चिंताजनक हैं और इसी वजह से लोगों के माथे पर शिकन बढ़ती जा रही है। खासकर शहरी भारतीयों को बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार की चिंता सता रही है। देश की स्थिति क्या है, भारत में कैसे हालात हैं, किस तरह बढ़ रही है महंगाई, कैसे रुक रहा है रोजगार, ये सभी सवाल जनता के जहन में लगातार उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों की वजह से उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। IPSOS के ताजा सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि शहरी भारतीयों को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और मुद्रास्फीति की चिंता सता रही है। IPSOS के सर्वे व्हाट वरीज द वर्ल्ड में कहा गया है कि मुद्रास्फीति के बारे में चिंतित 29 बाजारों में भारत सबसे निचले पायदान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में मुद्रास्फीति नागरिकों के बीच चिंता का प्रमुख कारण बनी है और इसमें पिछले महीने 2% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर नागरिक गरीबी, सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, वित्तीय और राजनीतिक भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर परेशानी में दिखे हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में आंकड़ों के जरिए बताया गया है कि करीब 30% लोग ये मानते हैं कि देश सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर इप्सोस के CEO अमित अद्राकर ने कहा कि कोरोना महामारी के साथ ही वैश्विक मंदी का प्रभाव भारत जैसे बाजारों में महसूस किया जा रहा है। ये नौकरियों को प्रभावित कर रहा है, जिससे भ्रष्टाचार, अपराध और सामाजिक असमानता में वृद्धि हो रही है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि भारत में मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, ना तो रोजगार है और ना ही तरक्की है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि देश की स्थिति सुधारने के लिए क्या कर रही है मोदी सरकार। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।